आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस क्लास के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स, नंबर 2 इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, एंड नंबर 3 टॉर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, लॉ की कई सारी डेफिनेशन है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कई सारी डेफिनेशन है। हर फिलोसोफर ने एक अलग डेफिनेशन दी है। तो आज इस क्लास में हम सामन, ये भी एक स्कॉलर है, बहुत फेमस स्कॉलर है, इन्होंने डिफाइन किया है टॉर्ट्स को एज अ सिविल रॉन्ग। देखिए, मैं पहले आपको डिफाइन पढ़ के बताती हूँ और फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो सामन क्या कहते हैं? सामन डिफाइंस अ टॉर्ट एज अ सिविल रॉन्ग डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट ब्रीचेस वेयर द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखिए, सामन कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग क्या होता है? एक प्राइवेट रॉन्ग है जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है। ये आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं, ये एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया हुआ रॉन्ग है। अब ऐसा रॉन्ग, ऐसा सिविल रॉन्ग, ऐसा इंडिविजुअल के साथ हुआ रॉन्ग जो अलग है कॉन्ट्रैक्ट से। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा तो तुम ऐसा कर लेना, तो वो तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन किए जा रहे हैं। जबकि सिविल रॉन्ग यहाँ पे ये बिल्कुल ही अलग है, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। साथ के साथ ट्रस्ट ब्रीचेस, ट्रस्ट ब्रीचेस का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रस्ट ब्रीचेस का मतलब क्या होता है? ऐसा टॉर्ट जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट से बिल्कुल ही अलग है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो, यानी कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास एक लीगल राइट है, आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, ठीक है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हैं और उसके बाद आपके साथ कुछ ऐसा लीगल रॉन्ग हो जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तब क्या कहलाएंगे? लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कोई तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो टॉर्ट बेसिकली होता क्या है। देखिए, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही सेपरेट चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि तुम रोज मेरी कार को क्लीन कर देना, इन रिटर्न मैं तुम्हें अकोमोडेशन भी दूंगा प्लस मंथली कुछ अमाउंट भी पे करूंगा। ये तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो दो जनों के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में। ठीक, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरी कार क्लीन कर देना, बदले में मैं तुम्हें 2000 रुपीज दूंगा और रहने की जगह। अब मान लीजिए कुछ बात हो जाती है, कोई अनबन हो जाती है, बी ढंग से काम नहीं करता, कार क्लीन नहीं करता, ए को गुस्सा आ जाता है, ए उसको घर से बाहर निकाल देता। तो ये क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ऐसे ऐसे करूंगा, तो बदले में आप मुझे पेमेंट भी करेंगे एकोमोडेशन में। अब ये कुछ टाइम के साथ भी रिलेटेड है। हाँ भाई, 1 साल तक तुम मेरा काम करते रहो, मैं तुम्हें ये पे करता रहूं। अब मान लीजिए 2 महीने के बाद इसने काम करना ढंग से शुरू, मतलब खराब करना शुरू कर दिया, रोज काम नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं काम कर रहा है, तो ए क्या करेगा? इसको निकाल देगा। तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैंने जो तुम्हें अकोमोडेशन दी है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब इस केस के अंदर बी के पास राइट है कि ये क्या कर सकता है? ए को सू कर सकता है कि आपने क्या किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है।
तो यहाँ हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो जानना जरूरी है। अंडरस्टैंड? आप देखिए टॉर्ट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। टॉर्ट होता क्या है, देखिए अगर आप अपनी छत पे खड़े हैं, ठीक है, आपकी छत के पास से लोग नीचे से निकल रहे हैं, गली से निकल रहे हैं, पैसेंजर्स जा रहे हैं, आपकी गली, आपकी छत की रेलिंग पे आपने कुछ गमले लगा रखे हैं, कुछ प्लांट्स आपने लगा रखे हैं छोटे छोटे, आप वहां खड़े हैं और ये प्लांट जो है वो गिर जाता है, नीचे से जो लोग जा रहे हैं किसी के एक के सर पे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो ये क्या है, ये है टॉर्ट। देखो इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं था कि भाई मैं तुम्हारे घर के नीचे से निकलूंगा तो तुम मेरे सर के ऊपर गमला फेंक देना, अगर तुम मेरे सर पे गमला फेंक दोगे मेरे को जो चोट आएगी तो तुम मुझे इतने रुपए दे देना। तो ये इस तरह का कोई कंट्रैक्ट तो हुआ नहीं है इनके बीच में। तो बेसिकली टॉर्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट से। क्लियर? अच्छा अब वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन में। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि हाँ मैंने आप पे ट्रस्ट किया कि आप ये काम मत करना, आपने मेरे ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ ए एंड बी के केस में हुआ था, ए ने इसको ट्रस्ट करके अकोमोडेशन किया दिया था, बी ने उसको ब्रेक कर दिया, उसका काम ढंग से नहीं किया, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। लेकिन टॉर्ट के अंदर ये सिनेरियो नहीं रहता। ठीक है। अच्छा तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो लॉ की डेफिनेशन में टॉर्ट्स की में है, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक सिविल रॉन्ग है, दूसरा आपको याद रखना है ये कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से बिल्कुल ही अलग है, तीसरा इसकी जो रेमेडी है, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो इसकी रेमेडी आपको क्या मिलेगी, इसकी रेमेडी आपको मिलेगी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, लेकिन उसे हमें पहले जानना है कि ये कॉमन लॉ एक्शन क्या होता है। राइट, देखिए कॉमन लॉ एक्शन वो चीज होती है कि अगर किसी के साथ कुछ भी घटना घटी तो वो क्या रेमेडी ले सकता है। राइट, वो क्या रेमेडी ले सकता है। अब टॉर्ट्स के अंदर क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या रेमेडी ले सकता है, यहाँ पे रेमेडी मिलेगी उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, ऐसे डैमेजेस, ऐसी मॉनेटरी पेमेंट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डैमेजेस का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पेमेंट, पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी दूसरे बंदे को जो हार्म पहुंचा है आपकी वजह से। लेकिन ये क्या है, अनलिक्विडेटेड है। अनलिक्विडेटेड का मतलब है ये डिफाइंड ही नहीं है, इसे पहले से डिफाइन किया ही नहीं गया है कि अगर ये मिस्टर ए बी के सर पे गमला फेंक देंगे तो उनको कितना हर्जाना उनको पे करना पड़ेगा, कितनी कॉम्पनसेशन उन्हें पे करनी पड़ेगी, ये कहीं पे डिफाइन किया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे कोर्ट खुद केस को एनालाइज करेगी अकॉर्डिंग टू एज पोजीशन, अकॉर्डिंग टू बीज पोजीशन, दोनों की पोजीशन, उनका स्टेटस, उनका क्या इनकम स्टेटस है, क्या उनकी मार्केट में मतलब लोग उन्हें कैसे जानते हैं, ठीक है, कितने पॉपुलर हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो डैमेजेस को फिक्स करेगी कि हाँ भाई उनको कितना पे करना पड़ेगा, ए बी को कितना पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आम बच्चना है और नीचे से कोई आम रिक्शे वाला निकल रहा है जिसके सर पे गिर गया, तो कोर्ट देखेगी हाँ भाई ये रिक्शे वाला है, इसकी कमाई इतनी इतनी होती है महीने की, इसके एक्ट से एक ही गमला गिरने से इसको जितने दिन के लिए घर में बैठ के नुकसान हुआ है वो ए कौन पे कर देगा। मान लो इसको 1000 रुपए का नुकसान हुआ, तो कोर्ट क्या कहेगी कि ए को बी को 1000 रुपीज देने पड़ेंगे एज अ कॉम्पनसेशन। आप किसी सिनेरियो के अंदर देख लीजिए कि ये जो बंदा था ना, ये कोई फेमस पर्सनालिटी थी, ठीक है, आपका एमएलए था मान लीजिए, निकल रहा था नीचे से, तब क्या होगा, तब कोर्ट 1000 की पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकी पोजीशन को देखते हुए इनके ऊपर कॉम्पनसेशन चार्ज करेंगे, के ऊपर कितना कॉम्पनसेशन बनता है, कितने डैमेजेस इन्हें पे करने पड़ेंगे वो डिफाइन किया जाए। ओके, कॉमन लॉ एक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लॉ एक्शन का मतलब होता है एक लीगल एक्शन जिसमें हम एड्रेस करते हैं टॉर्ट को,
और वो टॉर्ट कहाँ लाया जाएगा? सिविल कोर्ट के अंदर लाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आएगा? सिविल कोर्ट के अंदर आएगा। किस लिए आएगा? अपने हार्म को रिड्रेस करने के लिए, अपने जो नुकसान पहुंचा है उसका भरपाई के लिए वो वहां पर आएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम देखते हैं, अब देखिए टॉर्ट्स के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। तो बेसिकली मेन 4 एसेंशियल्स रहते हैं टॉर्ट के। पहला है कि लीगल ड्यूटी, देयर मस्ट बी लीगली recognized duty of care that one person owes to another। भाई हमारी लीगल ड्यूटी है जो एक बंदा दूसरे के प्रति रखेगा। दिस ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय लॉ। ये ड्यूटी कौन इम्पोज कर रहा है? लॉ इम्पोज कर रहा है, नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इस केस में हमारे लॉ ने आपके ऊपर ड्यूटी लगा रखी है, आपके ऊपर एक पाबंदी डाल रखी है कि भैया आप अपने गमलों का ध्यान रखें कि ये किसी के ऊपर गिर ना जाए। अगर ये किसी के ऊपर गिर जाएंगे तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड इट रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू एक्ट रीजनेबली टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू अदर। अब इसमें साथ में ध्यान देने वाली बात क्या है? इट रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू एक्ट रीजनेबली, कि भैया आपको ध्यान से काम करना है, किसी और को नुकसान ना हो जाए। अगर आप अपनी रेलिंग के ऊपर फूलदान लगा रहे हो, गमले लगा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो नीचे ना गिर जाए, और वो अगर नीचे गिरते हैं तो किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये तो हमारा पहला एसेंशियल था कि लीगल ड्यूटी है। दूसरा क्या है? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या है? जो डिफेंडेंट है, मतलब यहाँ पे इस केस के अंदर जो ये ए है, और इस केस के अंदर जो ए है, मिस्टर ए जो है यहाँ पे डिफेंडेंट है, इनको भरपाई करनी है, वो डिफेंडेंट है। तो उनको क्या करना है? मस्ट हैव कमिटेड अ रॉन्गफुल एक्ट। इन्होंने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया है, और फेल टू परफॉर्म अ नेसेसरी एक्ट, जिसे हम ओमिशन कहते हैं। यानी कि उनको यहाँ पे कुछ जंगला लगा देना चाहिए था कि अगर फूलदान गिरे भी तो उस जंगले में गिरे, किसी के सर पे ना गिरे। ठीक है? दिस एक्ट और ओमिशन मस्ट बी इलीगल और अ वायलेशन ऑफ लॉ। अब ये जो एक्ट किया है या जो ओमिशन हुआ है, मतलब या तो यहाँ जो इन्होंने ये गमले लगाए हैं और गमलों के नीचे जंगला नहीं लगाया, दोनों ही केस में मस्ट बी इलीगल और अ वायलेशन ऑफ लॉ। ये कैसे होने चाहिए? इलीगल होने चाहिए या फिर लॉ को वायलेट कर। क्लियर? थर्ड हमारा एसेंशियल क्या है? कॉजेशन। मतलब रॉन्गफुल एक्ट हो चाहे ओमिशन हो, मस्ट बी एक्चुअल कॉस्ट, मतलब उसका एक्चुअल कॉज होना चाहिए, मतलब कोई इंजरी हुई होनी चाहिए। ठीक है? या फिर डैमेज जो है वो सफर किए जाने चाहिए प्लेंटिफ के द्वारा। ये डायरेक्ट लिंक होता है डिफेंडेंट के एक्शन और जो उसके एक्शन से जो नुकसान पहुंचा है प्लेंटिफ को, तो वो हुआ होना चाहिए। अब यही गमला अगर इसके सर पे ना गिर के साइड में गिर जाता तो यहाँ पे कोई लीगल ड्यूटी अराइज नहीं होती। फोर्थ एसेंशियल क्या है? इंजरी और डैमेजेस। अगर वो, अब देखिए वो गमला सर पे गिर ही गया है, तो यहाँ पे क्या हो गई? प्लेंटिफ को इंजरी हो गई और डिफेंडेंट को डैमेजेस भरने पड़ेंगे। तो प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड एक्चुअल लीगल इंजरी, उसको एक्चुअल लीगल इंजरी हुई होनी चाहिए, और डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल एक्ट, और उसको डिफेंडेंट की तरफ से डैमेजेस मिलेंगे। दिस हार्म कैन बी फिजिकल इंजरी, फाइनेंशियल लॉस और वायलेशन ऑफ देयर लीगल राइट। तो ये जो इंजरी है, तो ये जरूरी नहीं है गमला ही सर पे गिरी, तो इसमें फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है किसी को, और वायलेशन हो सकता है उनके लीगल राइट का, तो भी वो टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर आए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, काइंड्स ऑफ टॉर्ट। कितने तरह के टॉर्ट्स होते हैं? तो 3 तरह के बेसिकली टॉर्ट्स होते हैं, इंटेंशनल टॉर्ट, नेग्लिजेंट टॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट।
अब एक एक को समझेंगे। इंटेंशनल टॉट क्या होता है? ये वो टॉट्स होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं ऐसे एक्ट्स, ठीक है, दैट आर डन ऑन पर्पस टू कॉज हार्म, मतलब करे ही इसलिए है कि दूसरे बंदे को नुकसान हो, दूसरे बंदे को इंजरी पहुंचे। समझ आई? ये एक्ट किया ही इसलिए कि हाँ ऐसा हो। यहाँ पे ए ने गमला रखा ही इसलिए था कि कल बी यहां से निकलेगा तो मैं इसके सर पे गिरा दूंगा। क्लियर? अब इसके अंदर कई सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे असॉल्ट, बैटरी, ट्रेसपास। असॉल्ट क्या होता है? एन एक्शन दैट कॉजेज अ पर्सन टू फियर दे आर अबाउट टू बी फिजिकली हार्म्ड और कॉन्टैक्ट। मतलब असॉल्ट होता है किसी बंदे को ऐसे खतरे में डाल देना कि उसको डर लग जाए कि हाँ भाई मुझे फिजिकली कोई नुकसान पहुंच सकता है। बैटरी क्या होता है? द एक्चुअल इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट टू अनदर पर्सन। भाई मैं खड़ी, ए ने जाके बी को थप्पड़ मार दिया, जान के मारा उसने, ठीक है, अब उसने फोर्स अप्लाई कर दी। क्लियर? उसने जाके सीधा थप्पड़ मार दिया। इसको ये पता था कि अभी इस बी को पता था बी के सर पे चोट लग गई, एक घबरा गया। समझ गए? एक घबरा गई कि हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब यही अगर बी ऊपर जाके उसको थप्पड़ मार दे तो ये क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी। उसने मारा है, उसके ऊपर हाथापाई हो गई। क्लियर? ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या है? इंटेंशनली अगर आप एंटर करते हो किसी की प्रॉपर्टी पर बिना उसकी परमिशन के, तो वो भी आपका टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होती है कैद। अनलॉफुली रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विदाउट देयर कंसेंट। किसी को जबरदस्ती अगर आप एक जगह पे कैद करके रख रहे हैं बिना उसकी मर्जी के, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में डाल रहे हैं, जो कि आपका इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आता है। आप जानबूझ के किया है, आपको कोई कंपल्शन नहीं थी, आप ना ही लीगली बाउंड। नेक्स्ट इज फ्रॉड एंड डिसीट। इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन टू गेन एन इकोनॉमिक एडवांटेज और हार्म अनदर। फ्रॉड या डिसीट का मतलब क्या होता है? जानबूझ के कुछ ऐसे ही चीजों को मिस रिप्रेजेंट करना ताकि आपको तो फायदा हो जाए और दूसरे को नुकसान। दूसरे टाइप का टॉर्ट होता है हमारा नेग्लिजेंट टॉर्ट। ये क्या होते हैं? दीज अकर्स व्हेन पर्सन्स केयरलेसनेस और फेलियर टू एक्ट with the degree of care that a reasonable person would exercise in a similar situation results in harm to another. नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाही से। ठीक है, मतलब अगर लापरवाही कैसे नापी जाएगी? मतलब आप एक डॉक्टर हैं, वो एक सर्जरी कर रहा है, ठीक है, सर्जरी करते हुए उसके उसने ओपन कर रखा है उसका स्टमक, और उसने टावल उसके पेट में छोड़ दिया, सर्जरी बंद कर दी, पूरा क्लियर कर दिया। ये क्या है? नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, विद डिग्री ऑफ केयर दैट आर रीजनेबल पर्सन वुड एक्सरसाइज इन अ सिमिलर सिचुएशन रिजल्ट इन हार्म टू अनदर। मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या वो कर रहा है, उसकी लापरवाही से टावल उसकी बॉडी के अंदर रह गया, पेशेंट की बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कार एक्सीडेंट्स होते हैं, ये ड्राइवर की वजह से होते हैं, वो ट्रैफिक के लॉ को अवे नहीं कर रहे होते हैं, ढंग से ड्राइव नहीं कर रहे होते हैं, तो कार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, पुअर वर्कमैनशिप। अब क्या है? डैमेज टू अ प्रॉपर्टी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर्स फेलियर टू यूज रीजनेबल केयर। जब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता है और वो ढंग से ध्यान नहीं रखता, कुछ नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नेग्लिजेंट टॉर्ट, लापरवाही से हुआ। आखिरी टॉर्ट हमारा है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट। अब यहाँ पे क्या है? ये वो केसेस होते हैं जहां पे कोई पर्सन या कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी किसी एक्ट की वजह से, किसी एक्शन की वजह से, जो उस कंपनी ने चाहे किया हो या उसके एम्प्लॉयज ने किया हो। ठीक है, अब अगर वो नेग्लिजेंटली भी करा गया है वो एक्ट, और उसमें कोई इंटेंशन भी नहीं थी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए,
लेकिन फिर भी उनको भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे द फोकस इज ऑन द नेचर ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, ये ध्यान रखना भाई। मेन फोकस यही किया जाएगा कि जो आपने एक्ट किया है उसका नेचर कैसा है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसने किया है, ठीक है, आपके एम्प्लॉय ने किया है, आपने किया है, या किसी और एम्प्लॉय को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स को बनाती है, बेचती है, ठीक है, कभी कभार वो डिफेक्टिव निकलते हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो यहाँ पर टॉट की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी उस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट इज एबनॉर्मली डेंजरस एक्टिविटीज। लाइक अगर आप कोई रिस्की एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, कोई हजार्डस मटेरियल को रख रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, तो वो सारी कैटेगरी आपके स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉट के अंदर आएगी। अगर उससे किसी को नुकसान होता है या नहीं भी होता है, उससे नुकसान पहुंच सकता है, तभी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉट के अंदर आता है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।